अपने 6 महीने रहते हैं, आपने पूरी स्टडीज करने के बाद जो 6 महीने रहते हैं, उसमें आपको ऐसा लगा कि वो जो स्टेट होती है, वो जो पीरियड होता है, उसमें थोड़ा डिप्रेशन में कोई बच्चा जा सकता है? बेकार था, एकदम बहुत बेकार, बिल्कुल डिप्रेसिव टाइप का। मतलब नींद नहीं आती थी रात हम्म। को, मैं परेशान था कि करना क्या है, एक्चुअली पढ़ना कैसे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, माय सेल्फ दीपेश सोनी, करंटली अ फाइनली मेडिकल स्टूडेंट। तो आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर भैया। तो सबसे पहले तो राम राम भैया। राम राम भाई, राम राम। तो क्या हाल चाल है आपके? बस एग्जाम पास होने के बाद कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, बिल्कुल रिलैक्स। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो आपने एफएमजी का एग्जाम देने के बाद कैसा महसूस किया? सबसे पहले तो कैसा लगा आपको एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद? एग्जाम सेंटर से तुरंत निकलने के बाद ही महसूस हो गया था कि हाँ, अपना हो जाएगा। जैसा कि पेपर आया तो उस हिसाब से फील हो गया था, तो तभी से रिलैक्स हो गया था मैं तो कि हाँ भाई, हो जाएगा। मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन पे इतना भरोसा था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिए, बढ़िया है बात तो भैया। तो भैया फिर अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी थी वो किस तरीके से रही, और आपने मेनली जो प्रिपरेशन होती है अपन एफएमजी के लिए तैयारी करते हैं हार्डकोर, तो वो कब से आपने शुरू कर दी थी? एक्चुअली जब मैं दुशांबे में था तो सिर्फ मैं वीडियो देखता था, जैसे कि कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री से। तो मेरा काम सिर्फ ये था कि हम्म। अपने आप को बस सेंसिटाइज करना, कि बस एक बार देख लो, बाकी का बाद में देखेंगे। तो ऐसे करके जो तेरह हम्म। चौदह सब्जेक्ट है मेनली, वो मैंने दुशांबे में कर लिए थे। सिर्फ वीडियो देखा था एक बार और रख दिया था साइड में। फिर मेनली तो यहाँ पे आने के बाद ही स्टार्ट की थी जो भी प्रिपरेशन है। तो आपने सारे मेन, मतलब मैक्सिमम मेन सब्जेक्ट है जो मेन वीडियो से देखे थे? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने सारे मेन सब्जेक्ट से देखे थे, सिवाय एक एक सब्जेक्ट को हटा के, मेडिसिन को हटा के। मेडिसिन मैं दिसंबर में करके नहीं आया था मेडिसिन। तो मैंने इंडिया में आके किया था। हाँ इंडिया हाँ। में आके भी तो मैंने लेकिन आपने क्या। मतलब आपने मैक्सिमम सब्जेक्ट तो दुशानबे में ही खत्म कर दिए थे अपनी ग्रेजुएशन तक? या मेडिसिन के अलावा जितने भी मेन सब्जेक्ट थे वो मैं दिसंबर में कर लिए थे। ठीक है। तो फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी रही इंडिया आने के बाद, जो आपने 6 महीने पढ़ाई की, वो क्या स्ट्रेटेजी आपने रखी? स्ट्रेटेजी ये थी, मेरा ये था कि जो कंटेंट मैं पढ़ के आया हूँ सिर्फ उसी को ही रिपीट करना है। उसके अलावा मेरे को कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं करना है। तो मेडिसिन को भी इसलिए मैंने लेट रखा कि इसको, मतलब मैंने पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन बाद में जब मेरे को लगा कि अब अपने पास टाइम है, उसके बाद मैंने मेडिसिन को कवर किया था, तो वो भी मेरी कवर हो गई थी। ऐसे करके मेरे ऑलमोस्ट 90 सब्जेक्ट कवर हो गए थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से हो गया था। आप थोड़ा बताएंगे कि आपने जो 6 महीने की जो प्रिपरेशन की थी वो किस तरीके से की थी? क्योंकि 6 महीने का समय बहुत कम होता है, जिसके अंदर बच्चे मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन वीडियोस पढ़ें, रैपिड रिवीजन पढ़ें, और भी बहुत सारे ऑनलाइन चैंटिंग सेशन वगैरह बहुत सारी चीजें चलती है। तो मेनली बच्चों को एफएमजी एग्जाम से रिलेटेड किस चीज पे मेनली फोकस करना चाहिए कि वो एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सके, जैसा आपने किया? एक चीज ये थी कि ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में करके आया था दुशांबे में, तो कोचिंग जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कंटेंट चेंज करके कोचिंग में जाऊं फिर उनका दोबारा से पढूं। इतना टाइम है भी नहीं। तो सिर्फ मैं, मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मेरे को आना है और अपने आप से ही करना है। प्रेप लेटर से मैंने सब कुछ पढ़ा था। सिर्फ एनाटॉमी मैं मैरो से की थी, तो वो मैं मैरो से कंटिन्यू किया। और ईएनटी थी वो राजीव धवन, लॉर्ड ऑफ ईएनटी। तो वो तो मैंने, ये दो सब्जेक्ट मैंने ये अलग के सारे प्रेप लेटर से। तो उसके बाद स्टार्टिंग मैंने वही, जो जैसे मैंने दुशांबे में प्रिपेयर किया था ना, तो उसी सीक्वेंस में मैंने सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू करे। तो मैं एक, तेरे को पता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो उस हिसाब से मैंने अपना मतलब क्राइटेरिया बनाया कि मैं कितने टाइम में एक बार कर सकता हूँ। तो मैंने अपना मैक्सिमम टाइम लिया। जैसे कि मेरा फर्स्ट रिवीजन जो था मेरा, तो वो मैंने जून से स्टार्ट किया था, 4 या 5 जून से स्टार्ट किया था। वो मैंने खत्म किया होगा शायद 30 सितंबर के आसपास। तो मैंने अपना मतलब पूरा टाइम लिया, बिल्कुल रिलैक्स होकर। ऐसा नहीं कि जल्दी करना है, ये करना है। उसके बाद आराम से मेरे 4 रिवीजन हो गए होंगे, आराम से 4 या 5 रिवीजन हो गए होंगे आराम। ऐसा था। आपने ये जो सब्जेक्ट पढ़े थे, मतलब जो प्रेपरेटर वाले सब्जेक्ट आपने जैसे बताया, तो वो सारे आपने रैपिड रिवीजन से पढ़े थे इंडिया आने के बाद, या फिर आपने दोबारा मेन सब्जेक्ट से ही, मतलब मेन वीडियो से ही कंटिन्यू रखा? नहीं, कुछ सब्जेक्ट मैंने फुल पढ़े थे, कुछ सब्जेक्ट मैंने रैपिड से किए थे। जैसे सर्जरी मैंने रैपिड से की थी। और पीएसएम मैंने मिक्स हम्म। की थी कि एक बार मैंने फुल से कर ली। फिर ये होता है कि टाइम नहीं मिलता,
तो फिर मैंने रैपिड से की, और कुछ ऐसे जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करता था तो कुछ टॉपिक आते थे तो फिर मैं उसमें फुल से देख लेता था, तो ऐसे करता था। और बाकी जो सब्जेक्ट हम्म, हैं, जैसे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, उनको तो कोई इशू होता नहीं है, उनको तो आप पूरी करो चाहे अधूरी करो कैसी भी करो, वो तो मिक्स हो जाती है सब में, तो उनको मैंने पूरी करना ही प्रेफर हाँ हाँ समझा। हम्म। हाँ हाँ। तो भैया एक चीज और होती है कि ऐसा होता है कि जैसे अपन लोगों ने मेन नोट्स बनाए हम्म। हैं, फिर उसके बाद अगर अपन इंडिया आके अपन रैपिड रिवीजन पढ़ रहे हैं, तो आपने रैपिड रिवीजन के लिए अलग से नोट प्रिपेयर किए थे, या फिर आप वो जो मेन नोट्स थे आपके पास जो आपने सब मतलब फर्स्ट टाइम स्टडी किए थे उन्हीं में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे? मैंने मेनली मैं जैसे रैपिड सब्जेक्ट किए थे ना, रैपिड रिवीजन के, वो मैं रैपिड रिवीजन नोट से ही किए थे। बाकी के जो अच्छा। मेन नोट थे ना, जो मैंने फिक्स कर लिया था कि ये सब्जेक्ट मेरे को फुल से करना है तो फुल से ही करना है, और ये सब्जेक्ट मेरे को रैपिड रैपिड से करना है तो वो रैपिड से ही किए मैंने। मिक्सअप नहीं किया कि उधर से देख लूंगा उधर से देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मेनली वही चीज होती है ना कि समझ में नहीं आता, तो फिर आपने जो रैपिड रिवीजन किए थे वो सिर्फ रैपिड रिवीजन के नोट्स रिवाइज किए और बाकी मेन से रिवाइज किए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट बेसिकली रैपिड रिवीजन पे आप रैपिड गए और रिवीजन बाकी कौन से से सब्जेक्ट है जिनको मेन से करना चाहिए आपने किए? रैपिड रिवीजन से मैंने पैथोलॉजी मैंने सबसे पहले की थी, फुल की थी, लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन बार बार फुल कर सकें, तो मैंने हम्म, पैथोलॉजी बाद में रैपिड से की थी। उसके बाद माइक्रोबायो मैंने रैपिड से की है, फिर एफएमटी रैपिड से की है, और पीएसएम भी रैपिड से ही की है, और सर्जरी रैपिड से, और उसके बाद छोटे सब्जेक्ट सारे रैपिड से। अच्छा, छोटे सब्जेक्ट सारे रैपिड से, और बाकी आपने जैसे एनाटॉमी बताई आपने वो तो मैरो से की थी? मैरो से की मैंने, मैरो से। क्योंकि क्योंकि प्रेजेंट के अंदर जैसी कंडीशन है, जैसे अभी मैं प्रेजेंट के अंदर फाइनल ईयर के अंदर हूँ, तो मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाई किया है वो सब मेन वीडियोस और मेन जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं से किया है। तो अभी मैं भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ कि इंडिया जाके मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए। आपके जो भी जूनियर्स है आप उनको क्या बताना चाहोगे जो करंटली फाइनल ईयर के अंदर है और इंडिया जा मतलब 2-3 महीने में लोगों की ग्रेजुएशन होने वाली है, वो इंडिया जाके 6 महीने उनके पास होंगे, तो वो क्या चीज को प्रेफर करे, अब मेन नोट्स को प्रेफर करे, कोचिंग प्रेफर करे, या क्या करना चाहिए बेसिकली? मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर किसी ने अगर 10 सब्जेक्ट भी अगर अच्छे से कर रखे हैं ना दुसामे में, या फिर जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हैं, अगर 10 सब्जेक्ट के आसपास भी अगर कर रखे हैं तो उनको कोचिंग जाना ही नहीं चाहिए। उनको घर आके 10 सब्जेक्ट को उनको अच्छे से प्रिपेयर, और बाकी के जो है उनको कवर करना चाहिए। क्योंकि 10 सब्जेक्ट करने के बाद अगर कोचिंग जाते हो तो फिर वो जो कंटेंट है ना वो कंफ्यूजन करता है दिमाग में कि जो पहले पढ़ा हुआ है वो, तो उससे कोई फायदा नहीं है वो। और एक तरीके से टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है कि पहले तुम जिस तरीके से पढ़े थे अब तुम कोचिंग में कोचिंग के हिसाब से पढ़ोगे। तो उन लोगों ने जो मतलब घर पे बैठ के अपने आराम से करना चाहिए, और जिन्होंने मतलब नहीं पढ़ा है अभी तक, तो उनके पास भी अभी टाइम है, अभी फेस्ट चल रहा है तो अभी काफी टाइम है, तो 4-5 महीने में आराम से सब्जेक्ट हो सकते हैं अगर खुद से हो सकते हैं तो। अगर उसके बाद भी अगर कोई नहीं करता है तो कोचिंग जाना चाहिए भाई। तो आप क्या प्रेफर करते हो मतलब बेसिकली कौन से बच्चों को कोचिंग करनी चाहिए और कौन से बच्चों को कोचिंग नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे अगर बच्चे अभी प्रेजेंट के अंदर जैसे मैं, हाँ हाँ, जैसे मेरे साथ अगर जो बच्चे हैं ना मतलब अगर वो वो बहुत जहाँ ज्यादा भी है, कंफ्यूज है इस चीज को लेके। वो हाँ अगर हाँ। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो एक तरीके से जीरो है ना, तो उनको कोचिंग ही जाना चाहिए, उनको श्योरली कोचिंग जाना चाहिए। क्योंकि 6 महीने का टाइम मेनली वो एग्जाम टाइम है ना। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो 6 महीने का टाइम है ना वो ओनली एग्जाम की लड़ाई नहीं है। वो दूसरा है कि मेंटली स्टेबल कितने हो तुम लोग, वो मेंटली जो हेल्थ है ना उसका इशू ज्यादा है। अगर मेंटली स्टेबल हो ना तो आराम से घर पे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा ना वो भी आराम से घर पे बैठ के कर सकता है हम्म अगर मेंटली स्टेबल है तो। और लेकिन 6 महीने में जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो प्रेशर आता जाता है। अगर पढ़ भी रखा ना तो भी प्रेशर होता है, अननेसेसरी प्रेशर, तो उसको हैंडल करने के लिए अगर पढ़ नहीं रखा तो फिर गाइडेंस कहाँ से मिलेगी घर पे बैठ के। तो हम्म इसलिए बेटर है कि उन लोगों को कोचिंग हम्म। लेना चाहिए। कोचिंग ही करनी चाहिए हमको। हाँ मतलब बेसिकली आपके कहने का मतलब यह है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है 10-12 सब्जेक्ट भी यहाँ पे पढ़े हैं, तो उन लोगों को कोचिंग प्रेफर करने की जरूरत नहीं, वो घर पे बैठ के अपने रिवीजन रैपिड रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करके भी एमसीए निकाल सकते हैं। बाकी हम्म। जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया या 2-4 सब्जेक्ट ही पढ़े वो कोचिंग जाके बिल्कुल बिल्कुल। अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम्म। भाई साहब आपने मेंटल हेल्थ की बात अब छेड़ ही दी है, तो क्या आप थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि आपने जो अपने 6 महीने रहते हैं आपने पूरी स्टडीज करने के बाद जो 6 महीने रहते हैं उसमें आपको ऐसा लगा कि वो जो स्टेट होती है वो जो पीरियड होता है उसमें थोड़ा डिप्रेशन में कोई बच्चा जा सकता है? एक्चुअली मैं मेरी बात बताऊं पर्सनली, तो मैं तो स्टार्टिंग का 1 महीना तो मेरा मतलब बहुत बेकार था, एकदम बहुत बेकार, बिल्कुल डिप्रेसिव टाइप का। मतलब नींद नहीं आती थी रात हम्म को, मैं परेशान था कि करना क्या एक्चुअली, पढ़ना कैसे है।
मतलब इतना करके आया था, उसके बाद भी परेशान था मैं। फिर भी मैंने धीरे 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 अपने आप को मतलब मोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेशन। और फिर कुछ राजीव धवन सर का इंटरेक्शन हुआ ऑनलाइन वीडियोस में या फिर कहीं भी उनका प्लेटफॉर्म पे, तो उनसे उन्होंने भी मतलब मतलब बहुत मोटिवेट किया। तो धीरे धीरे 1 महीने बाद फिर थोड़ा रिकवर हुआ मैं। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि डिप्रेशन और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी रखते हैं ना, मैं तो ये कहूंगा कि 6 से 8 घंटे भी अगर रेगुलरली पढ़ते हैं ना, कंसिस्टेंटली, तो वो श्योरली पास होगा। 6 से 8 घंटे भी इनफ है, मोर देन इनफ है। और भैया अब क्या बोलते हैं, एक जो मेन कंफ्यूजन आता है वो रिवीजन से रिलेटेड आता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन में कंफ्यूज होते हैं। तो आप कोई रिवीजन का ऐसा तरीका बताएंगे कि रिवीजन इस तरीके से हमें रिवाइज करना चाहिए ताकि सब सिंपली हो जाए। रिवीजन का एक मैं बस सबको बोलना चाहूंगा जो गलती मैंने करी है। अब मैंने जो गलती करी कि मैंने कंटेंट सबका इतना बड़ा बड़ा यूज किया है ना, कि वो मेरे को खुद को भी डर लगता था कि इसको रिवाइज कैसे करूँ। जैसे एनाटॉमी को मैरो से करना, 700 800 पेज के नोट्स, बायोकेमिस्ट्री को भी फुल करना, ठीक है, और पीडिया वगैरह सब्जेक्ट भी मैं फुल कर रहा हूँ। और बाकी लोग तो सब कोई करता नहीं है, न्यू नोट रिलीज करके छोड़ देते हैं। ऐसे करके मैंने बहुत से सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैं फुल फुल कर रहा था, कंटेंट इतना बड़ा कर लिया कि मेरे से खुद से कवर अप नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट में भी मेरे को देखने को मिला, क्योंकि रिवाइज नहीं हुआ अच्छे से बाकी सारी चीजें, तो फर्क तो पड़ता ही है। तो मैं हम्म। सबको ये बोलना चाहूंगा कि बैलेंस बना के करो, क्योंकि जितना कम पढ़ोगे और जितने ज्यादा बार रिवाइज करोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब ज्यादा रिवीजन होनी चाहिए, कम चीज को पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज किया जाए तो वो यूजफुल होगा। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी पढ़ो, जो भी स्ट्रेटजी बनाओ, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का बैलेंस बना के ही पढ़ना। ऐसा नहीं कि पेपर फर्स्ट वीक रह गया और फिर पेपर सेकंड स्ट्रांग हो गया। तो एक्चुअली एग्जाम के दिन क्या होगा कि पेपर फर्स्ट अगर तुम्हारा बेकार चला जाता है, तो डेफिनेटली चाहे तुम्हारा पेपर सेकंड कितना भी स्ट्रांग हो, वो बेकार होना ही होना है। तो इससे बेटर है कि पेपर फर्स्ट को तुम एवरेज से थोड़ा ऊपर रखना, ताकि वो अगर अच्छा हो गया तो सेकंड पेपर भी कवर अप हो जाएगा, अगर हार्ड भी आया तो। और भैया ये पीवाई क्यू जो होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम से रिलेटेड। PYQ, अगर कोई सब्जेक्ट अगर छोड़ना चाह रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगा उसके लिए PYQ अमृत है, रामबाण है। क्योंकि PYQ ही हेल्प, हम्म। क्योंकि पेपर में तो वही आने हैं, PYQ के टॉपिक ही आने हैं, जो भी सारे रिपीट 70 80% तो वही रिपीट होता है। बाकी तो PYQ तो करने ही करने हैं। नीट PG और FMG के PYQ तो करने ही करने हैं। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 3 साल के तो करने ही करने हैं। मतलब पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो भी उनके टॉपिक है उनको यदि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाएंगे तो मैक्सिमम चीजें वही रिपीट होती है एग्जाम में। इस पेपर में बिल्कुल यही हुआ। ये फर्स्ट पेपर बिल्कुल PYQ बेस्ड आया। तो अगर किसी ने PYQ नहीं किए होंगे तो उसे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत इस पेपर में। हाँ। एक भैया ये एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको एफएमजी सॉल्यूशन बुक करके है डॉक्टर दीपक मारवा सर की, वो बुक हम्म। आप लोगों को करनी चाहिए। तो ये आपने यदि ये बुक सॉल्व की थी तो आपको लगता है कि बुक पढ़ने का कोई फायदा है? पढ़ने का अगर फायदा होता है ऑब्वियसली, बट एफएमजी से रिलेटेड बेसिकली। अगर कोई FMG सॉल्यूशन कर सकता है ना, तो उसको किसी और बुक करने की जरूरत नहीं है, कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। पर ये है कि बहुत से लोग, जैसे मैं मेरी बताता हूँ, तो इतनी मोटी बुक सामने रख के मेरे को लगता था कि इसको कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता था। तो मैं टेलीग्राम को प्रेफर करता था। टेलीग्राम पे जैसे ग्रुप होते थे, NLC, मेनली NLC से करता था। और प्रेप हम्म। लेटर के कस्टम मॉड्यूल बना के क्वेश्चन सॉल्व करता था। अच्छा। तो प्रेपरेटर के कस्टम मॉड्यूल के अंदर आपको ऐसा नहीं लगता था कि उसके अंदर तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया कंपेयर टू एफएमजी का जो लेवल है? आता था मतलब जैसे भी जब भी करता था तो मेरा रिजल्ट ऐसे रहता था 50% 60%, तो बाई चांस मेरा 70% अब हो जाता था। पर मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड कर रखा था कि हाँ, कि हाँ। मेन एग्जाम में सिर्फ 50% लाना है। तो उस हिसाब से मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ उससे, प्रेपरेटर के क्वेश्चन से। हाँ, तो इस तरीके से आप कंपनसेट कर लेते दोनों चीजों को, कि एनएलसी के क्वेश्चंस भी कर लेते थे हाँ हाँ। और बाकी अपना जो प्रेपरेटर का हो गया वो भी कर लेते थे। हम्म। हाँ, बिल्कुल। और भैया एक ये जीटी जीटी देने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा बोला जाता है कि आप यदि रेगुलर जीटी देते रहेंगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा, क्योंकि शुरू में मैक्सिमम लोगों का स्कोर कम होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 देते रहेंगे तो उससे भी बहुत सारा रिवीजन होता है। तो आपने अगर जीटी दिया था अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उससे आपको लगा कि कोई इंप्रूवमेंट आया आपकी प्रिपरेशन में?
जैसा कि सारी फैकल्टीज भी बोलती हैं कि जीटी का मतलब ये नहीं है कि तुमको मार्क्स देखने के लिए जीटी देना। जीटी का ये है कि तुमको बैठ के जो एग्जाम टाइम में तुम कैसे बैठोगे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो मेरा मेनली ये था हाँ हाँ। कि टाइम मैनेजमेंट और इतना टाइम तक कैसे बैठना है बिल्कुल रिलैक्स होके। तो सिर्फ उस लिए मैं जीटी देता था, ठीक है। हम्म। तो मेरे ख्याल से मैंने 4 या 5 जीटी दिए होंगे। सबसे पहले मैं जीटी दिया था शायद अगस्त या सितंबर में दिया होगा। तो शायद मेरे 117 के आसपास नंबर आए थे पहले जीटी में। तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि जितना आना है ठीक है, जो भी है ठीक है, ऐसे करके मार्क्स इंप्रूव होते गए आपकी होते गए। एक क्या? आप आपने जब जब पहला जीटी दिया था तब तक आपकी कितनी, आपने जब अपना पहला जीटी दिया था तब आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी थी? तो पहला जीटी दिया था तब शायद 12 या 13 सब्जेक्ट हुए होंगे मेरे कंप्लीट ओनली। मतलब आपका पूरा कोर्स भी खत्म नहीं हुआ था तभी? नहीं, पूरा कोर्स खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जीटी? उसके बाद धीरे धीरे स्कोर इंक्रीज होता गया, और मेरा ये था कि जब एक बार मेरा अगर गलती से भी 150 क्रॉस कर गया तो मैं जीटी देना बंद कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से नवंबर में दिया था हाँ हाँ। मैंने लास्ट जीटी। तो मेरा स्कोर हुआ था 153। तो उसके बाद मैंने हाँ कभी हाँ। जीटी दिया नहीं। उसके बाद सिर्फ मैं कस्टम मॉड्यूल के क्वेश्चन करता था और पीवाईक्यू करता था। मतलब आपने तो मैक्सिमम कितने जीटी दिए थे आपने जीटी प्रेपलर के टोटल? 5 जीटी, 5, 4 या 5 जीटी दिए थे प्रेपलर के। और एनएलसी के भी मैंने 3 या 4 मॉक टेस्ट दिए थे। तो जीटी करने के बाद आपको लगा कि कुछ फर्क पड़ता है इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, एनालाइज करने से? हाँ, जीटी करने से प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस आता है कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं क्वेश्चनों को। और टेक्निक भी आती है कि कई कई बार होता है कि अपने को क्वेश्चन नहीं आता, कुछ ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसकी सॉल्व हम्म करने की टेक्निक भी पता लग जाती है। हम्म। कि जैसे वो बोलते हैं ना कि नेगेटिव मार्किंग था या नहीं, तो अपन अगर गलती से भी मार्क कर सकते हैं मतलब जो नहीं आते उन क्वेश्चनों को। तो उस चीज का फायदा मिला जीटी देने से। हाँ, तो और जो डिमोटिवेशन आता था आपको, क्योंकि 150 से आपके जब नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा डिमोटिवेशन आता है कि यार अभी तक मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं आई, तब आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखते थे? डिमोटिवेशन का ये था कि मैंने अपने दिमाग में स्टार्टिंग से सोच लिया था कि हाँ मैं पास हो गया हूँ एफएमजी में। मैं स्टार्टिंग से डेली सोचता था कि हाँ मैं पास हो गया हूँ। यहाँ तक कि मैं इतना तक सोचता था कि हाँ मेरे 200 प्लस नंबर आ गए हैं और मैं दीपक मारवा सर को इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसे ही मतलब मैं बैठे बैठे सोचता रहता था जब भी मैं डिप्रेसिव होता था। तो ऐसे करके मैं उसको क्या बोलता है, स्यूडो पॉजिटिव एनर्जी बना लेता था अपने आप में। तो वो जो भी है चला हाँ जाता हाँ। था नेगेटिविटी। तो वो ऐसे टाइम टाइम पे या फिर सॉन्ग सुन लेता था, या फिर इधर उधर नेचर में जाके ऐसे कवर अप कर लेता था। मतलब आपने अपने मन में खुद से पॉजिटिव वाइब्स रखी कि पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा रखूंगा उतना अच्छा एग्जाम का रिजल्ट रहेगा? पूरे एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने कभी भी नहीं सोचा सिंगल टाइम पे। मैं डिप्रेसिव बहुत था, बहुत स्ट्रेस था, बहुत बार मतलब ऐसे वो होता था। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा हम्म। कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं बस यही सोचता था कि मैं पास हूँ, बस पास हूँ बस। और सिर्फ डेली फिर आपका कंसिस्टेंट। ये अपना, हाँ हाँ, फिर आपका ये जो एफएमजी का अपना फाइनल स्कोर क्या रहा? मेरा 172। बहुत अच्छे, आपने तो जीटी से बहुत एवरेज ज्यादा एवरेज आगे नंबर लाए। एवरेज एवरेज स्टूडेंट का जो कभी सीरियसली पढ़ा नहीं हो उसके लिए बहुत होते हैं 172। एफएमजी तो वैसे भी क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके अंदर तो आप 151 भी लेके हम्म। आओ, क्योंकि एट द एंड आपको जाके इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलना चाहिए बेसिकली। हम्म। बाकी इन And- फ्यूचर अभी तो नीट पीजी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। जी। तो भैया एक चीज और आप और अपनी तरफ से क्या ऐड करना चाहेंगे बेसिकली जूनियर्स के लिए, कि ये चीजें मतलब कुछ डूज और कुछ डोंट्स होते हैं कि ये चीजें आपको करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए इंडिया आने से पहले, तो आपका कोई सजेशन? मैं जितने भी जूनियर से, चाहे वो अभी तक, पहली बात तो अगर जीनियस टाइप के लोग हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे। जो मेरे जैसे लोग हैं हम्म उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो अगले जो 3 या 4 मंथ हैं तो उनमें उनको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। कम से कम मेन मेन जो सब्जेक्ट है ना उनको कवर कर लें, जिससे कि इंडिया आने के बाद उनको प्रॉब्लम ना हो। और इंडिया आने के बाद सीधी सी बात है, चाहे ना पढ़ा हो चाहे या फिर ना पढ़ा हो, सिर्फ अपना हाँ फोकस हाँ। ये रहना चाहिए कि डेली के टारगेट अपने सेट कर लें और अपना शेड्यूल एक बार अच्छे से बना ले और सिर्फ उसी को फॉलो करें। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल हर कोई पास होगा। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग एफएमजी मतलब एक मॉडरेट एग्जाम है, इजी एग्जाम है, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा हार्ड एग्जाम?
एफएमजी को इजी भी तो, इजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडरेट, हाँ मॉडरेट एग्जाम है एफएमजी, क्योंकि अभी नीट पीजी के लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार तो कुछ नहीं आया, इस बार तो पता नहीं क्या ही आया था जो भी हाँ सबके समझ से बाहर है। लेकिन ये नीट पीजी के हाँ लेवल से थोड़ा कम तक मतलब पहुंच गया है, तो इजी तो नहीं बोल हाँ सकते, हाँ। मॉडरेट एग्जाम बोलूंगा मैं तो। मतलब अगर हम लोग यदि रेगुलर प्रिपरेशन अपनी करते रहेंगे कंसिस्टेंट रहेंगे और पीवाईक्यूज के जो टॉपिक वगैरह उनको यदि रेगुलर करेंगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ, तो उम्मीदें हैं कि एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल निकलेगा भाई, अगर 6 से 8 घंटे का एवरेज भी अगर आता है ना, जितना भी टाइम मिलता है, तो मैं श्योर हूँ कि आराम से निकलेगा। चलिए भैया, बस हमारा भी और 7-8 महीने बाद एफएमजी का एग्जाम है, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा क्या रिजल्ट रहता है हमारा। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं भाई। धन्यवाद भैया। तो धन्यवाद भैया आपके आपके टाइम के लिए, आपने अपना समय निकाला, धन्यवाद। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।